आज हम बात कर रहे हैं डिवेंचर्स की। हमने शेयर्स के बारे में बात की थी लास्ट टाइम। अब हम डिवेंचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शेयर्स के ऊपर अभी और एमसीक्यू होने हैं, वो अलग से होंगे। यहाँ पर अभी डिवेंचर की बात चल रही है। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट बाय अ कंपनी। जब एक कंपनी किसी डेप्ट को एक्नॉलेज करती है, एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करती है कि हाँ, हमने ये डेप्ट आपसे लिया है, ये उधार आपसे लिया है, तो हम उसको डिवेंचर कहते हैं बेसिकली। अब ये डिवेंचर जो होता है पब्लिक से लिया जाता है, और ये पब्लिक ऑफर के थ्रू लिया जाता है। पब्लिक ऑफर के थ्रू मतलब हम कहते हैं कि आओ हमें अपने डिवेंचर, हमें क्या कर दो, डिवेंचर हमारा हमसे ले लो, हमने डिवेंचर क्या कर दो, दे दो, मतलब पैसे हमें दे दो और हमसे हमारा डिवेंचर ले लो। ये चीज यहाँ पर आती है। अब आपको एक बात समझनी है कि डिवेंचर कितने टाइप का होता है। डिवेंचर आपके पास होता है दो तरीके का, सॉरी कई तरीके का है। हम इसमें सबसे पहला तरीका देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। अब यार रिडम्पशन में ना एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए ये 20 साल नहीं है, ये 30 साल किया है। इसको ठीक कर लेना, ये 30 साल है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए। ठीक है, चलो इसे शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के बेस पर डिवेंचर आपका दो तरीके का है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। आपको एक बात पता होगी, हमने प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी डिवेंचर या कोई भी प्रेफरेंस शेयर क्या नहीं हो सकता, इरिडीमेबल नहीं हो सकता। सबको रिडीमेबल होना ही पड़ेगा। यानी कि कंपनी अपने डिवेंचर्स को कुछ समय बाद रिडीम कर लेगी। रिडीम मतलब वापस ले लेगी। तो कोई भी कंपनी, नॉर्मल कंपनीज जो होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर, वो कंपनियां कोई भी डिवेंचर 10 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं कर सकती। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इसको मैक्सिमम कितने साल तक ले जा सकती हैं? 30 साल तक ले जा सकती हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि रिडीमेबल डिवेंचर जो होता है, एक रिडीमेबल डिवेंचर नॉर्मल कंपनीज के लिए 10 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई कंपनी 2012 में डिवेंचर इशू करती है, तो उसे इस साल यानी कि 2022 में इनका रिडम्पशन करना ही पड़ेगा, इनको रिडीम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में आते हैं, तो यही टाइम लिमिट आपके लिए कितनी हो जाती है, 30 साल कर दी जाती है। इरिडीमेबल डिवेंचर क्या था? जिसे कंपनी क्या नहीं करती, विच कैन नॉट बी, जिसको कंपनी रिडीम नहीं करती ड्यूरिंग सॉल्वेंसी। यानी कि कंपनी जब तक चल रही है तब तक वो डिवेंचर्स को क्या नहीं कर रही है, वापस नहीं ले रही है। तो एक चीज बताओ, क्या वाइंड अप पे वापस ले लेगी? हाँ, वाइंड अप पे ले लेगी, तो सॉल्वेंसी पे नहीं लेगी। वाइंड अप मतलब कंपनी के बंद होने पर। तो कंपनी के बंद होने पर डिबेंचर्स वापस अगर कंपनी लेती है, कंपनी के बंद होने पर, उसको हम इरिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। पर हमने पढ़ा ना कि कंपनीज एक्ट 2013 ने तो मना कर दिया, उसने तो कह दिया कि आप ऐसा कोई डिबेंचर इशू ही नहीं कर सकते। इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो गया, इरिलेवेंट हो गया। अगला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस पर आपका डिवेंचर होता है दो तरीके का, पहला सिक्योर और दूसरा होता है अनसिक्योर। पहले आप सिक्योर को पढ़ो। सिक्योर डिवेंचर क्या होता है? वो डिवेंचर जिनको कंपनी की एसेट्स पर सिक्योर किया गया है। इसका मतलब अगर कंपनी कभी फेल हो गई, अगर कंपनी कभी फेल हो गई पैसे देने से, तो क्या होगा, उसकी एसेट्स को कंपनी क्या कर देगी, डिवेंचर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करेगी। मतलब अगर कंपनी ने पैसे नहीं दिए, तो कंपनी की एसेट को सेल कर दिया जाएगा। एसेट को सेल कर दिया जाएगा। जिस एसेट पर आपने डिवेंचर्स को क्या रखा गया है, गिरवी रखा है, उनको आप सेल कर दोगे। तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर आपने 100 रुपए का डिवेंचर लिया है किसी कंपनी का, और कंपनी ने उसके ऊपर सिक्योरिटी रखी है, अब वो सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, वो 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक हो सकती है। तो अगर वो 100 रुपए की ही सिक्योरिटी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। वो 1 से लेकर 99 की सिक्योरिटी है, तब थोड़ी दिक्कत है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि सिक्योर डिवेंचर किसको बोलते हैं। तो सिक्योर डिवेंचर उसको बोलते हैं जिसमें हमने 100 रुपए का डिवेंचर क्या किया, इशू किया, और उसके बदले 1 रुपए से 100 रुपए तक के बीच की कोई भी एसेट क्या कर दी,
एक तरीके की प्लेज कर दी, एक तरीके की हाइपोथिकेट कर दी, या एक तरीके की चार्ज कर दी। वर्ड अलग अलग है, चार्ज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, वो अलग अलग कंडीशन पर है, पर हम इसमें इसे सिक्योर कर रहे हैं। सिक्योर मतलब कि कल के दिन अगर कंपनी पैसे नहीं दे पाएगी तो क्या करेंगे डिवेंचर होल्डर? डिवेंचर होल्डर उस एसेट को बेचेंगे और उस एसेट से अपना क्या कर लेंगे, पैसा वापस क्लेम या वापस अपने पैसे को ले लेंगे। ये बात समझ में आई? मेरी आवाज आ रही सबको? आ रही है आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा, अब आते हैं कि क्या ये सिक्योर्ड डिवेंचर भी और तरीके के होते हैं? बिल्कुल होते हैं, FCD एंड PCD। FCD का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल्ली सिक्योर्ड डिवेंचर। सॉरी, गड़बड़ हो गया, मैंने इसको गलत पढ़ दिया। FCD ये नहीं है, ये नहीं है, रहने दो, वो बाद में आएंगे, वो भी आए नहीं। ये फुल्ली सिक्योर्ड डिवेंचर है। फुल्ली सिक्योर्ड डिवेंचर किसको बोलते हैं? जिसमें पूरा अमाउंट सिक्योर है। 100 रुपए का डिवेंचर था और 100 रुपए ही सिक्योरिटी में रखा गया है, तो फुल्ली सिक्योर है। आप 100 रुपए का डिवेंचर लेते हो, इशू करते हो, और 100 रुपए की सिक्योरिटी क्या कर देते हो, जमा कर देते हो। इसे हम कैसा डिवेंचर बोलेंगे? फुल्ली सिक्योर्ड। ठीक है। अच्छा, अब जरा इसमें नीचे देखो, पार्टली सिक्योर किसे बोलेंगे? आपने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया, लेकिन आपने जो गारंटी रखी या जो आपने सिक्योरिटी रखी, वो सिक्योरिटी कितने की रखी? 1 रुपए से लेकर 99 तक की। मतलब पूरे 100 रुपए सिक्योर नहीं किया, 100 रुपए से कुछ भी कम कर दो, चाहे 1 रुपए कम करो, 2 रुपए कम करो, 20 रुपए कम करो, 30 रुपए कम करो, पर वो कम रहेगा। अप टू सम एक्सटेंट मनी क्या है, सिक्योर है, बाकी वो सिक्योर नहीं है। तो अगर मैं 100 रुपए के डिवेंचर पे 98 की सिक्योरिटी रखूं, इसका मतलब क्या है, 98 रुपीज तो क्या है, सिक्योर है, और 2 रुपए क्या है, अनसिक्योर है। ठीक है, 2 रुपए क्या है, अनसिक्योर है। 98 सिक्योर है। डिवेंचर मेरा 100 रुपए का है, मैं उसके ऊपर सिक्योरिटी 98 की रख रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो डिवेंचर्स हैं वो 98 रुपीज तक तो सिक्योर हैं, लेकिन 2 रुपए तक वो क्या है, अनसिक्योर है। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर या नेकेड डिवेंचर्स। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है नेकेड डिवेंचर किसको बोलते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स को। या ये लाइन लिख के दे देगा कि जिन डिवेंचर्स के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी भी एसेट की, 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया और सिक्योरिटी के नाम पर 0 रखा, तो ऐसा डिवेंचर कैसा डिवेंचर कहलाएगा, अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूं और 1 मिनट में आपको कुछ बताता हूं। यहाँ पे मान लो डिवेंचर 100 रुपए का था, आपने उसके ऊपर सिक्योरिटी 0 रखी है, तो डिवेंचर कैसा डिवेंचर हुआ, अनसिक्योर। ठीक है, अगर इसके ऊपर सिक्योरिटी 40 रुपए की रख दी जाए तो ये कैसा डिवेंचर होगा, पार्टली सिक्योर्ड। पार्टली सिक्योर। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर सिक्योरिटी 99 रखूं तो ये कैसा होगा, ये पार्टली होगा। अभी भी ये पार्टली ही होगा। अगर मैं इसके ऊपर सिक्योरिटी 1 रुपए की रखूं तो भी ये क्या होगा, पार्टली पार्टली ही सिक्योर्ड। होगा। ये फुल्ली सिक्योर कब होगा, जब सिक्योरिटी 100 कितने की होगी, 100 100% रुपए की होगी या 100 रुपए से ज्यादा ज्यादा की की। होगी, तब ये कैसा होगा, तब ये फुल्ली सिक्योर होगा। ठीक है, तो पार्ट जी कब है भैया। आपका अनसिक्योर, 0 रुपीज पर वो अनसिक्योर है। 40 1 रुपए से लेकर 1 रुपए से लेकर अगर 100 रुपए का डिवेंचर में मान के चल रहा हूं, तो 1 रुपए से 99 तक वो कैसा डिवेंचर है, पार्टली पार्टली सिक्योर है। 100 रुपए के ऊपर चला जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, फुल्ली फुल्ली। सिक्योर हो जाएगा, और 0 पर वो कैसा है, अनसिक्योर है। बात समझ में आई? जी। ठीक है, अगर कोई आपको बोले कि 1000 रुपए का डिवेंचर है और इसके ऊपर सिक्योरिटी 900 रुपए सिक्योर है, तो आप मुझे बताओगे इसमें अनसिक्योर्ड अमाउंट कितना है, इसमें भैया 100 रुपये 100 रुपये 100 हो रुपए, गए। 100 रुपए, बिल्कुल सही है, अनसिक्योर्ड 100 रुपए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन है, इनमें और कुछ ज्यादा आने की जरूरत नहीं। वापस चलते हैं। अगला हमारे पास जो डिवेंचर आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट है ना। व्हाट इज कूपन रेट? कूपन रेट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। तो अगर आपके डिवेंचर के ऊपर कोई इंटरेस्ट रखा गया है तो उसे आप क्या बोलोगे,
फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग रेट 10% रखा, 12% रखा, 13% रखा, कोई रेट फिक्स कर दिया, तो वो आपका क्या हो जाता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट हो जाता है, फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग डिवेंचर हो जाता है। क्वेश्चन आता है जीरो कूपन रेट वाला क्या होता है, तो ये डिवेंचर पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। तो सोचो कोई इन डिवेंचर्स को क्यों खरीदेगा भाई, जिन डिवेंचर्स के ऊपर मुझे ब्याज मिलना ही नहीं है मैं उसे क्यों खरीदूं। तो ये इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि इन पे डिस्काउंट कितना होता है, बहुत हाई होता है। तो एक हो गया 100 रुपए का डिवेंचर जिसके ऊपर 10% का क्या है, इंटरेस्ट रेट है। एक होता है 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 0% इंटरेस्ट रेट है। अब कोई इसको क्यों खरीदेगा, कोई इसको इसलिए खरीदेगा क्योंकि ये अभी आपको मिल कितने में रहा है, सेल कितने में हो रहा है, ये हो रहा है मान लो 60 रुपए में, तो वो कह रहे हैं कि 60 रुपए में खरीद लो और हमसे वापस कितने लेना, 100 रुपए लेना। 60 रुपए में हमसे ले लो, हम वापस कितने देंगे तुम्हें, 100 रुपए देंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीरो कूपन रेट। ऐसा ही कुछ इकोनॉमिक्स में एक जगह शब्द है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि वो यहीं पर आ गया। इसे एक को हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल, सुना है कभी ये नाम। हाँ भैया। ट्रेजरी बिल जीरो कूपन ही होता है एक तरीके से। उसमें क्या किया जाता है कि सरकार आपको बोलती है कि हम 1 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल आपको दे रहे हैं, आप हमसे ये 1 लाख रुपए मत लो, आप हमसे ये 82,000 रुपए में ले लो। मतलब आज आप हमें 82,000 रुपए दे दो, हमसे वापस कितने लेना, 1 लाख रुपए लेना। तो ये जो बीच का डिफरेंस आया 18,000 रुपए, ये क्या है असल में इसका इंटरेस्ट, ये इसका क्या है इंटरेस्ट। तो ये जो 60 रुपए से 100 रुपए हो रहा है, तो ये बीच में डिफरेंस 40 रुपए का आ रहा है, ये क्या है, इंटरेस्ट है। कुछ बात समझ में आई। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये आता है जीरो कूपन बॉन्ड में जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, तो डिस्काउंट इक्वल टू इनकम, या इसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट। यही इंटरेस्ट है, यही डिस्काउंट, यही हमारी क्या इनकम है। ठीक है, किसकी, डिवेंचर होल्डर की। अब आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। यहां आता है वो एफसीडी का कंसेप्ट, पीसीडी का कंसेप्ट। ठीक है, फुल फॉर्म आ जाती है कई बार कि एफसीडी पीसीडी क्या होते हैं, और ये नीचे वाला जो है ये है एनसीडी। ठीक है, अब ये डिवेंचर्स क्या हैं, ये जो कन्वर्ट हो सकते हैं, जो डिवेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं उनको हम कैसे डिवेंचर कहते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। ये डिवेंचर किस में कन्वर्ट होंगे, शेयर्स में। डिवेंचर किस में कन्वर्ट होंगे, शेयर्स में। शेयर्स का मतलब यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर से भी है और इक्विटी शेयर से भी है। तो डिवेंचर्स आपके शेयर्स में भी, शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो इक्विटी भी हो सकता है और आपका प्रेफरेंस भी हो सकता है। यहाँ पर डिवेंचर आपके दो तरीके के हैं, एक है फुल्ली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर किसको बोलते हैं, जिसमें 100 रुपए का डिवेंचर था और वो कन्वर्ट भी किसमें हुआ, 100 रुपए के इक्विटी में। ठीक है, डिवेंचर भी 100 रुपए का, इक्विटी भी 100 रुपए का। और पीसीडी क्या होता है, 100 रुपए का डिवेंचर था, कन्वर्ट किसमें होगा, 80 इक्विटी में। मतलब 80, 70, 60, 90, 99, 1 रुपए कम हो, पर वो 1 रुपए कम होना चाहिए। यानी कि डिवेंचर कन्वर्ट तो होगा पर पूरा कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ पे। नहीं भैया। ठीक, दूसरा पॉइंट, डिवेंचर का जो कन्वर्जन है, सेबी के अकॉर्डिंगली डिवेंचर का जो कन्वर्जन है वो 36 महीने में हो जाना चाहिए। स्टार्ट कब करोगे, स्टार्टिंग डेट क्या होगी, स्टार्टिंग डेट ऑफ कन्वर्जन, यानी कि सबसे कम पीरियड, ये तो मैक्सिमम पीरियड है, सबसे ज्यादा पीरियड जो है बताया वो 36 महीने है, कि मैक्सिमम 36 महीने में आप कन्वर्ट कर देना। मिनिमम टाइम क्या है आपके पास जिसमें आप कन्वर्ट शुरू करोगे, या ये कहूं मैं कि कन्वर्जन कब शुरू होगा, तो कन्वर्जन स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम 18 मंथ्स ऑफ इशू। तो जब आप डिवेंचर इशू करोगे उसके 18 महीने के बाद कन्वर्जन कर सकते हो, और मैक्सिमम कितने महीने तक कर सकते हो, 36 महीने तक। आप ऐसा कोई डिवेंचर इशू नहीं कर सकते जो कन्वर्ट 37वें महीने यानी कि 37 मंथ पे होगा। मान लो आप कहते हो कि हमारे पास एक डिवेंचर है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे, आज हम इसे अप्रैल 2022 में इसे क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, और इसको कन्वर्ट हम करना चाहते हैं मार्च 2023 में, क्या कन्वर्ट कर पाओगे, पहली बात।
अप्रैल 2022 में क्या है, मार्च 2023 में कन्वर्ट करना चाहते हो, अभी 1 साल हुआ है, क्या कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कन्वर्जन कब शुरू होता है? 18 महीने में। अभी 18 महीने नहीं हुए, 18 महीने का वेट करो, यानी कि यहाँ पे कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो कन्वर्जन करने के लिए डेट क्या लगाते हैं? चलिए मैं थोड़ा और डेट बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ अगस्त सन 2023। क्या कन्वर्जन शुरू हो सकता है यहाँ पे? बताइए। 12 महीने मार्च तक हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने महीने? 5 और जुड़ गए, यानी कि आपके यहाँ पर कितने महीने हो गए? 17 महीने हो गए। हाँ इवनिंग क्या ये कन्वर्जन हो सकता है शुरू? नो नहीं नो हो सर नहीं। सकता। 18वें महीने में कन्वर्जन शुरू होगा, नहीं होगा शुरू 18, अभी नहीं होगा शुरू, अभी भी आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे डिवेंचर्स को। चलो अब डिवेंचर्स को मैं और आगे ले जाता हूँ, मैं डेट डाल देता हूँ यहाँ पर अक्टूबर 2023। क्या अब ये कन्वर्जन हो सकता है? बिल्कुल हो हो सकता है, जाएगा। 18 महीने हो गए, अब कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। यानी कि ये वो मिनिमम डेट है। अगर आप अप्रैल 2022 में डिवेंचर इशू करते हो तो पहला कन्वर्जन कब शुरू करोगे? अक्टूबर 2023 में। और मैक्सिमम कितना खींच सकते हो कन्वर्जन को? 3 साल। मैक्सिमम कितना खींच सकते हो? 3 साल। यानी कि जो लास्ट डेट होगी आपके कन्वर्जन की, वो कौन सी डेट आएगी? वो आएगी मार्च सन 2025। 36 महीने है ना, तो 2025, यहाँ पे 36 महीने। जैसे ही 36 महीने पूरे हुए, अब डिवेंचर कन्वर्ट, अगर डिवेंचर कन्वर्टेबल था तो कर देना चाहिए था, अगर आपने अभी तक कन्वर्ट नहीं किया है तो अब आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो समझ में आई बात या नहीं आई? आगे भैया। ठीक है। तो आप जब भी डिवेंचर इशू करोगे 18 महीने का वेट करो, 18 महीने बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो, और 36 महीने मैक्सिमम टाइम है, 36 महीने के बाद आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर किसे बोलते हैं? जो कन्वर्ट नहीं होता शेयर्स में, यानी कि इसकी पेमेंट कैसी करनी पड़ती है? कैश में। इसका पैसा हमें पूरा वापस करना पड़ता है कैश में, हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको। अगला पॉइंट आपके पास आता है कि डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कैसा होता है? ओनरशिप के हिसाब से डिवेंचर होता है दो तरीके का, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड डिवेंचर किसे बोलते हैं? जिसमें डिवेंचर होल्डर का नाम कंपनी के साथ रजिस्टर होता है, यानी कि कंपनी ने अपना एक रजिस्टर बनाया हुआ है और उस रजिस्टर में उसने मिस्टर एक्स का नाम लिखा हुआ है। अगर उसने मिस्टर एक्स का नाम लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स को मैंने 2012 नंबर वाला डिवेंचर दे रखा है, तो इसका मतलब 212 नंबर का जो डिवेंचर है उसे लेके कोई भी आए, इंटरेस्ट की पेमेंट किसको होगी? मिस्टर एक्स को। लेके कोई भी आए, ये बिल्कुल उस चेक की तरह है जिसमें क्रॉस लगा होता है। अगर एक चेक में क्रॉस लगा हुआ है तो जिस चेक में जिसका नाम होता है, पेमेंट उसी के अकाउंट में आती है ना, जी भैया। पर जमा तो कोई भी कर सकता है उस चेक को, जमा तो कोई भी कर सकता है। तो बस जी। यही है रजिस्टर्ड डिवेंचर में। रजिस्टर्ड डिवेंचर उस डिवेंचर को बोलते हैं जिसमें डिवेंचर होल्डर का नाम किसमें है? कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है, इसी को रजिस्टर होना बोलते हैं। कुछ अलग नहीं है। हम लोग, मैं भी ये सोचता था रजिस्टर्ड विद द कंपनी पता नहीं कोई बड़ी चीज होती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिख देते हैं, बस तुम्हारा नाम लिख देते हैं, और तुम्हारे आगे तुम्हारा जो डिवेंचर, जैसे मान लो तुम्हें डिवेंचर दिया होगा ना उन्होंने, तो उस डिवेंचर पे एक नंबर पड़ा होगा, रसीद नंबर समझ लो 212, वो तुम्हारे आगे लिख देंगे 212, बस हो गए तुम रजिस्टर, हो गए तुम रजिस्टर। अब कोई भी इस डिवेंचर को लेके आए, पैसे किसको मिलेंगे? मिस्टर एक्स को। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट किसको होगी? मिस्टर एक्स को। बात समझ में आई? जी। चलो अब थोड़ा और बढ़ते हैं। बेयरर डिवेंचर किसको बोलते हैं? बेयरर डिवेंचर उसको बोलते हैं जिसमें डिवेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी के साथ। तो फिर कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट या डिवेंचर का पेमेंट किसको करेगी? जो डिवेंचर लेके आ जाएगा। इसे बोलते हैं बेयरर। याद है एक बेयरर चेक भी होता है तुम्हारे पास, क्रॉस चेक, बेयरर चेक। अगर क्रॉस नहीं कर रखा है तुमने तो वो कैसा चेक होता है? बेयरर चेक। उसे पेमेंट किसको मिलती है? जो चेक को लेके जाता है। यहाँ जाएगा। पे वही है, जो चेक को, यानी कि जो डिवेंचर को लेके आएगा कंपनी पेमेंट उसको कर देगी। इसको हम क्या बोलते हैं? बेयरर डिवेंचर। बेयरर डिवेंचर क्या होता है? जिसमें डिवेंचर होल्डर का नाम कंपनी के साथ रजिस्टर नहीं है। तो कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट और डिवेंचर्स की पेमेंट किसको करेगी? जो आदमी डिवेंचर लेके आएगा, या जो आदमी, सॉरी, जो भी आदमी डिवेंचर लेके आएगा हम उसी को इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे, और अगर वो डिवेंचर्स का पैसा लेने आया है तो उसी को वो पैसा हम दे देंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू मैं?
जी भैया। यस सर। अब आता है कि डिवेंचर के बारे में 3 मेन पॉइंट है। डिवेंचर जो होते हैं उसे डेब्ट कैपिटल कहा जाता है। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन आता है, क्या डिवेंचर कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है? क्वेश्चन आता है सर, क्या डिवेंचर कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है? तो ध्यान रखना, डेब्ट कैपिटल है वो, यानी कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के पार्ट कितने होते हैं? मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वैसे ये फॉर्मूले की यहाँ पे जरूरत थी नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, या कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं हम शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी में कौन आता है? डिवेंचर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डिवेंचर इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी नहीं होता, वो नॉन करंट लायबिलिटी होता है। एक और क्वेश्चन आता है, क्या ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? जी बिल्कुल, भैया। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। जो नॉन करंट है वही तो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, जो नॉन करंट होते हैं वो सब क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। अच्छा, इनके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट होता है, इनके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट होता है जिसे पीएनएल पे चार्ज करते हैं, चार्ज। अब एक क्वेश्चन आता है, तुम शेयर्स के ऊपर क्या देते हो? भैया डिविडेंड। डिविडेंड। क्या डिविडेंड चार्ज होता है पीएनएल अकाउंट पे? नहीं। नहीं, डिविडेंड एप्रोप्रिएट होता है, डिविडेंड एप्रोप्रिएट होता है। एप्रोप्रिएट होने वाली चीजें नेट प्रॉफिट के बाद आती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो चार्ज लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ये देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। ठीक है, जब चार्ज वर्ड लिखा होता है तो कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, ये हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। जी भैया। दूसरा पॉइंट, क्या डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होता है क्या वो एक्सपेंस है? बिल्कुल एक्सपेंस है, तभी तो चार्ज हो रहा है, वरना चार्ज नहीं होते। एक्सपेंस चार्ज होते हैं, बाकी कोई चीजें चार्ज नहीं होती। ठीक है, जी। चलो थोड़ा और। डिवेंचर कितने तरीके से इश्यू होता है? डिवेंचर होता है 4 तरीके से इश्यू। एक है लमसम, यानी कि सारा पैसा एक साथ। इंस्टॉलमेंट, यानी कि सारा पैसा टुकड़ों में। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जैसा आपने किसमें किया था? शेयर्स में किया था। कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद आया एक बार एक क्वेश्चन मैंने कराया था, बिल्डिंग वो एसेट खरीद रहा था, एसेट खरीदने का क्वेश्चन मैंने बोला था मैं जी। डिवेंचर में कराऊंगा, वही डिवेंचर में मुझे कराना है। कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश नहीं लेंगे हम, आपसे बिल्डिंग ले लेंगे, आपसे मशीनें ले लेंगे। और कोलैटरल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? जब डिवेंचर, हम जब डिवेंचर को इश्यू करते हैं किस चीज में? लोन के अगेंस्ट, सिक्योरिटी में। तो अगर हम बैंक से लोन लेने गए हैं, बैंक वाले कहते हैं कि आपकी संपत्ति यानी कि आपकी एसेट पूरा नहीं पड़ रहा है, तो प्लीज हमको और कोई सिक्योरिटी दो। तो हम उनको क्या दे देते हैं? डिवेंचर दे देते हैं कि ये डिवेंचर रख लो। डिवेंचर बहुत ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं लोन के मुकाबले। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी कल के दिन अगर वाइंड अप होती भी है तो सबसे पहले पेमेंट किसकी होती है? डिवेंचर होल्डर्स की। ठीक है जी सर। अब आता है कि क्या डिवेंचर को पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इशू कर सकते हैं? बिल्कुल। हाँ तो मुझे कोई ये बताओ, शेयर को किस पे इशू कर सकते हैं? भैया, पार एंड प्रीमियम पार पे। और प्रीमियम पे। बिल्कुल, पहला और दो, एट पार और एट एट प्रीमियम। प्रीमियम। यानी कि उसे डिस्काउंट पे क्या नहीं कर सकते? इशू नहीं कर सकते। और एक लाइन और याद कर लो यहाँ पर, यहीं पे याद कर लो, बाकी सब बात जोड़े। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कैन नॉट बी एट डिस्काउंट, उससे आप डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। तो आप डिवेंचर का रिडम्पशन पार में कर सकते हो, प्रीमियम में कर सकते हो, पर डिस्काउंट में नहीं कर सकते। नहीं। इशू कर सकते हो, इशू आप उसे पार पे करो, प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिवेंचर्स का रिडम्पशन हम डिस्काउंट पे नहीं कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? जी जी सर। भैया। यस सर। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम आता है इशू ऑन लमसम मेथड। अगर हम लमसम मेथड यूज करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये लमसम है,
सारा पैसा एक साथ, सिंपल लैंग्वेज में सारा पैसा एक साथ, ठीक, उसे हम बोलते हैं लमसम मेथड। और इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री क्या होती है? इसकी दूसरी एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है, ये आपका कौन सा मेथड हो गया? लमसम। अब आती है इंस्टॉलमेंट मेथड की बारी। इंस्टॉलमेंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। मैंने आपको बोलता कि इंस्टॉलमेंट हमेशा 3 तरीके की होती हैं। पहला तरीका क्या होता है? एप्लीकेशन। दूसरे क्या होते हैं? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट्स। और तीसरे होते हैं आपके कॉल्स। फिर मैंने आपको बताया था कि इन सब की 2-2 एंट्री होती है। पहली एंट्री कौन सी होती है इसकी? रिसीव। भैया किसी क्या होती है? ट्रांसफर ड्यू। इसकी ड्यू, ट्रांसफर रिसीव, ड्यू, या ट्रांसफर। रिसीव। नहीं सर, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। अच्छा। ठीक है, ड्यू रिसीव चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने एक और बात बताई थी कि जब जब रिसीव लिखा होता है तब तब क्या होता है? बैंक होता है। डेबिट। पर कौन सी साइड में? डेबिट। डेबिट। ठीक है, बिल्कुल शेयर्स वाली बात है। तो एक बार बताओ, अगर इसका डेबिट है तो इसका क्रेडिट भी कुछ ना कुछ होगा ना? क्रेडिट जी कौन होगा? जिसकी एंट्री चल रही होगी। अभी हम एंट्री बना के देखेंगे। और अगर ड्यू हो रहा है तो एक बात और समझो, अगर ये ड्यू ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ डिवेंचर आता है। क्या आता है? डिवेंचर। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में। इसकी एंट्रीज करके देखते हैं। ठीक है, मैं नीचे इसकी एंट्रीज लिख देता हूँ, जगह है नहीं तो यहीं पे लिख देता हूँ। पहली इसकी एंट्री बनेगी, ये इंस्टॉलमेंट वाले की एंट्री है। पहली इंस्टॉलमेंट किस चीज की है? भैया एप्लीकेशन। पहले रिसीव। एप्लीकेशन की रिसीव। 2 एंट्री होती है। पहली कौन सी होती है? रिसीव। दूसरी कौन सी होती है? ट्रांसफर। ट्रांसफर। अगर ये रिसीव हो रही है तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक बैंक। जाएगा डेबिट साइड पे। नीचे किसका नाम शेयर आएगा? नीचे नाम आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। वहां शेयर एप्लीकेशन आता था या डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर क्या होगा? ये तो रिसीव हो गया। अब इसका ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर में क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होगा। और नीचे नाम किसका आ जाएगा? डिवेंचर। अब ध्यान रखिएगा, है तो शेयर कैपिटल जैसी एंट्री, बस है तो शेयर्स वाली, लेकिन शेयर कैपिटल वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद किसकी बारी आती है? अलॉटमेंट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की 2 एंट्री है, एक ड्यू और एक रिसीव। ड्यू वाली का कैसे करते हैं? ड्यू वाली में तो हमें पता है कि डिबेंचर को नीचे आना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, तो डेबिट में कौन आएगा? डिवेंचर अलॉटमेंट डिबेंचर अलॉट। फिर हम इसको क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? तो कैश अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिवेंचर अलॉटमेंट। अलॉट डिबेंचर अलॉट। ठीक है, फिर हमको पता है कि तीसरी एंट्री किसकी होती है? कॉल्स की। कॉल्स के साथ भी वही चक्कर है, एक तो वो ड्यू होती है पहले और फिर वो रिसीव रिसीव होती है। अगर वो ड्यू होगी तो क्या एंट्री होगी इसकी? पहली डिवेंचर। फिर प्रॉब्लम ये इसका नाम आता है, नेम ऑफ द कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, है ना? और जी फिर सर। किसका नाम आएगा नीचे? डिबेंचर। डिवेंचर का। और जब पैसा रिसीव करना होगा तब क्या होगा? सर बैंक बैंक। अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू डिवेंचर। और जो कॉल, कॉल। जो नेम होगा, नेम ऑफ। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ पे? सर जी। नहीं। हाँ जी। सर जैसे पूछते हैं कि क्या बोलते हैं अलॉटमेंट में एंट्री क्या होगी, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, मतलब वो क्या बैंक मतलब? अकाउंट फिर डेबिट टू समझाइए एक डिवेंचर। बार और। सर अगर वो अलॉटमेंट की एंट्री पूछेगा डायरेक्ट, तो बैंक टू डिवेंचर भी हो सकती है एंट्री। हाँ, ये भी हो सकती है, जी सर। लेकिन ऐसा करेगा नहीं वो, टेंशन मत लो। जी सर। ठीक है, अच्छा। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि डिबेंचर इशू किया जा रहा है अदर देन कैश। ये कब किया जाता है? जब सर जब परचेज हम होती है। परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं क्या?
एसेट्स, अच्छा किसके बदले? डिवेंचर के बदले एसेट्स लेते हैं डिवेंचर के बदले। तो एंट्रीज कुछ इस तरीके की होती हैं, जो भी आपने एसेट ली आप उसे डेबिट कर देते हो, नीचे किसका नाम लिख देते हो? वेंडर। वेंडर किसे बोलते हैं हम? बेचने वाले को, जो सामान क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो बेचने वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? वेंडर होता है। वेंडर मतलब जो सामान को वेंडर बेच रहा है, ठीक है, जो भी एसेट विक्रेता को बेच रहा है हम उसको यहाँ पर वेंडर कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद उसकी पेमेंट होती है। पेमेंट करने के हैं तरीके 3। पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम और तीसरा डिस्काउंट। क्योंकि हमने डिस्काउंट और प्रीमियम की एंट्रीज करी नहीं, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बस आप एक चीज रखो, एक चीज दिमाग में रखो, डिस्काउंट क्या होता है? डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डेबिट। इसलिए डिस्काउंट की साइड कौन सी होती है? डेबिट वाली, डेबिट। जी सर। ठीक है। फिर किसका नाम आ जाएगा? डिवेंचर का। और एक चीज बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। क्रेडिट। तो नीचे आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं एंट्री में? पहले ये बताओ। नहीं सर। नहीं, एक ही समय में डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों नहीं नहीं सर। हो सकते। या तो आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम होगा या आपके या क्वेश्चन में डिस्काउंट डिस्काउंट, होगा। ठीक है। तो वो लिखे जरूर है वहां पर दोनों, लेकिन वो दोनों नहीं होते, कोई एक ही होगा, ठीक है जी। जी सर। जी ठीक है अब आता है, अच्छा इतने पे रोक देते हैं क्योंकि हमें ना क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी को तब बताएंगे, पहले एक क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस हैं मेरे पास वक्त? तो ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ अपनी तरफ। एक ब्लैंक फाइल है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। और देखो, आपको डिवेंचर्स की एंट्री करनी आती है, उनके बारे में दिक्कत नहीं है। मैं आपको मशीन खरीदना सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, वहां से नहीं आएगा कि डिवेंचर इशू करके दिखा दो, वो कोई नहीं पूछता यार, वो आसान काम। आपसे क्वेश्चन में यह आ सकता है कि देखो एक मशीन खरीदी, ऐसे लिखेगा, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,35,000, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन was paid by issue of debenture of 100 each, ठीक। और अब आपसे 3 क्वेश्चन बना लिए कि बताओ अगर एट पार होगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर बताओ कितने होंगे? 1। अगर एट प्रीमियम होगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे? तो प्रीमियम 10% ले लेते हैं। और एट डिस्काउंट होगा 10% का ही, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे? क्वेश्चन समझ में आया? कि 1,35,000 की एक मशीन खरीदी गई है जिसके बदले 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू किया गया। अगर आप एट पार पे करोगे, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए पे इशू करोगे, तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे? अगर वो 10% के प्रीमियम पे होगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे? और अगर वो 10% के डिस्काउंट पे होगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे? ये पूछा गया है। करें इसे? जी सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। क्योंकि आपको जनरल एंट्री तो निकालनी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा, अगर मैं एट पार वाले की बात करूं तो वो तो बहुत आसान है भाई। सबसे पहले अपने डिवेंचर की वैल्यू देख लो, वैल्यू ऑफ डिवेंचर। मैं यहाँ जनरल एंट्री भी लिख देता हूँ, चलो। वैल्यू डिवेंचर कितनी है? 100 रुपए, ठीक है। ध्यान रखना, डिवेंचर की वैल्यू निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपको डिवेंचर की वैल्यू निकालनी हो कि आपका डिवेंचर कितना वैल्यू रखता है, तो आप उसमें क्या करेंगे? फेस वैल्यू पे प्रीमियम को प्लस करेंगे और डिस्काउंट को माइनस। माइनस करेंगे। वो कह रहा है एट पार है, एट पार में क्या है? 0 डिस्काउंट 0 प्रीमियम, तो डिवेंचर कितने का रहेगा? 100 रुपए का ही रहेगा, जी सर। ठीक है। यस सर अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने, इतना आसान काम कहाँ मिलेगा? पैसे कितने देने हैं आपने? 1,35,000 रुपए। 100 रुपए से डिवाइड कर दो, कितने डिवेंचर आ गए?
1350 रुपये, तो यहाँ पे हो गया 1350 रुपये। ठीक है, एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री है, आपने पहले एक मशीन खरीदी तो आप लिखोगे मशीन अकाउंट डेबिट। क्या बेचने वाले का नाम पता है आपको यहाँ पर? नहीं सर। तो वेंडर लिख दो 1,35,000 रुपये। एंट्री आती नहीं है इसलिए मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ। फिर वेंडर को आप क्या करोगे, डेबिट। इसमें प्रीमियम लिखोगे, डिस्काउंट लिखोगे या कुछ नहीं लिखोगे? सर सेकंड वाले में हाँ, कुछ नहीं प्रीमियम लिखोगे लिखेंगे भैया। क्योंकि एट पार है। अरे तो पहले चल रहा है, अच्छा जी जी सर। पेमेंट कर रहे हो अभी तो आप, अभी तो आप इसमें तो पेमेंट कुछ करने जा है। रहे हो डिवेंचर्स के थ्रू। तो आप डिवेंचर्स का पेमेंट करोगे, कितने रुपए देने आपने, 1,35,000। कितने डिवेंचर निकले आपके, 1350 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा, 1,35,000 तो आएगा। हम्म, चलो अब चलते हैं, अगर यही चीज क्या होती, एट प्रीमियम होती, थोड़ा दूसरे पेन से कर देता हूँ, अगर ये एट प्रीमियम होती तब क्या होता? तो एंट्री को तब देखते हैं। पहले आप यहाँ देखो, आपके डिवेंचर की वैल्यू क्या होती, वैल्यू ऑफ डिवेंचर, 100 रुपए का डिवेंचर है आपका, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट लग जाएगा, 10% का प्रीमियम लग जाएगा। 10% प्रीमियम बोला है ना मैंने? जी सर जी जी सर। सर। 110 हो जाएगा। तो 110 को कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, इसको करते हैं क्योंकि इसमें एक चीज और आएगी। ठीक है ठीक, इसे करते हैं, कैसे करेंगे देखो, 100 रुपए के ऊपर 10% आपका जुड़ जाएगा, ये कितने का हो गया, 110 का। जी सर। जी सर। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना, क्या निकलेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर? आप अगर 1,35,000 को डिवाइड करने की कोशिश करो 110 से, तो क्या डिवाइड होगा एग्जैक्टली? नहीं नहीं सर। भैया। नो। ऐसे केस में क्या करते हैं, पॉइंट में ले लो क्या उसको। आएंगे, 1,227 डिवेंचर। अब देखो इस केस में क्या होगा, पहले तो आप मशीन खरीदने की एंट्री करोगे जी। वेंडर के नाम से, 1,35,000 रुपए। अब आप वेंडर को पेमेंट करने जाओगे ना? जी सर। हाँ, ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट फिर क्या करोगे, टू उसके सिक्योरिटीज डिवेंचर। प्रीमियम रिजर्व। ठीक है। जी सर। ठीक है, अब जरा से कैलकुलेट करके देखो, आपने देने 1,35,000 और आप देखो आपका डिवेंचर कितने हो रहे हैं, 1,227। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 1,2,700। जी सर। यस भाई सर। 100 रुपए का है ना आपका डिवेंचर। जी सर। हाँ, यस सर। ठीक है, अब प्रीमियम कितने का है, 10 रुपए का, जी सर। और उसे 1,227 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1,2,270 1227। आएगा। जी सर। क्या पैसे पूरे हो गए, जरा देखना सर नहीं आया। कितना आया, कितना हो रहा, कितना कम पड़ रहा, 30 रुपए कम पड़ रहा। जी सर। वो 30 रुपए आपको किससे लिखने पड़ेंगे, कैश, यानी कि बैंक। तो जो वो आपका वो होता है ना फ्रैक्शन, वो कैसे पेमेंट होता है, या तो कैश में या बैंक में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैश कितना पे करोगे। जी सर। अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कैश कितना पे करोगे, तो वो आपको बोल देगा इतना डिवेंचर था। कई लोग तो पता देखते हैं क्वेश्चन, पता कैसे लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है, आपको लिख के दे देगा ये चीज कि 1,35,000 की मशीन खरीदी, 100 रुपए का डिवेंचर इशू करूंगा मैं इसके बदले, 10% का प्रीमियम होगा उसके ऊपर, और आप मुझे बताओ कि कैश कितना पे करना होगा। तो कई लोग हंसते हैं कि अच्छा ऐसा कैसे क्वेश्चन होता है कि कैश पे करना है, इसमें लिखा होता है नो कैश देना है। नंबर 3 लिखा होता है 30 रुपए देना है। नंबर 4 लिखा होगा 100 रुपए देना है। नंबर 4 पे लिखा होगा कि 130 रुपए देना है। तो कई लोग नन पे जवाब देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें ये लगता है उन्हें ये लगता है कि 1,35,000 देनी और कैसे देनी है पेमेंट, डिवेंचर में देनी है। जब डिवेंचर में पेमेंट जब आपको डिवेंचर में पेमेंट देनी है तो क्या कैश होगा, आपको लगता जी नहीं सर। होगा, बिल्कुल नहीं जी होगा। सर। वो तो देखते बोलता है नहीं होगा, देखो इस क्वेश्चन को देखो, कहीं पे आपको जी लग सर। रहा था कि कहीं पे उसने बोला था कि कैश, देखो क्या लिखा उसने कि परचेज कंसिडरेशन पेड होगा किसमें, डिवेंचर में। तो अगर मैं जी आपसे सर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता, यही क्वेश्चन दिखाकर बोलता कि जरा ये बता रहा कैश कितना पे होगा, तो तुम मुझे यही तो बोलते कि सर कैश कैसे पे हो सकता है, क्योंकि डिवेंचर इशू कर रहा हूं मैं जी सर। 1,35,000 के बदले डिवेंचर इशू कर रहा हूं, मैं तो कैश पे ही नहीं कर रहा हूं। तो उस केस में क्या होता है, बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस होता है और वो टिक क्या मार देता है, नन। नो। जी सर। ठीक है, जबकि गलत जवाब है, आंसर क्या है, 30 रुपए। भैया जी सर। आंसर क्या है, 30 रुपए। भैया हाँ, कैश तो भैया तभी पे होगा जब ये फ्रिक्शन में आएगा ना तो अंश ये वो। फ्रैक्शन में आ रहा है ना, ये तो वही क्वेश्चन उठाया ना मैंने, देखो हाँ जी। 1,35,000 रुपए को डिवाइड करोगे 110 के साथ, फ्रैक्शन में आएगा ना, जी हाँ। सर। तो आपको कैश पे करना पड़ेगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन को सॉल्व जी। करना होता है, ठीक है। उस एग्जामिनर के ऊपर शक नहीं करना होता कि उसने क्वेश्चन बेवकूफ वाला बना दिया, इसे कुछ नहीं आता, जी सर। ठीक है। हम जी लोगों को सर। लगता है कि कई बार कि नहीं एग्जामिनर तो बेवकूफ है, उसने गलत बना दिया क्वेश्चन, कैश कहाँ है, ये तो खुद ही बोल रहा है तो डिवेंचर पेमेंट करो, फिर पूछ रहा है कैश। बाहर आके पता है हम लोग कैसे जवाब देते हैं, बाहर आके हम ऐसे जवाब देते हैं कि भाई देख बहुत इजी है बस। ऊपर साफ लिखा है उसने कि डिवेंचर दे रहा हूँ, नीचे पूछ रहा है कैश, इसका जवाब नन नहीं है। अब फिर वो दूसरा बताता है अच्छा कहाँ से नन है, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब जी आता सर। है एट डिस्काउंट। चलो डिस्काउंट पे देखते हैं कि अगर डिस्काउंट पे देते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ डिवेंचर क्या होगा? 90। 90 ₹100 का डिवेंचर है और डिस्काउंट क्या हो जाएगा इसमें से? 90 माइनस। तो 90 रुपीज आ जाएगा। अच्छा अब नंबर ऑफ डिवेंचर देखते हैं। आपने देने हैं 1,35,000 रुपए। कितना देना है? 1,35,000 रुपए। और आपका एक डिवेंचर कितने का हो रहा है? 90 का। तो 1,500 हो गए। जी। जी सर। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर मिल गए हमको यहाँ पे, हम्म, ठीक है। अब मशीन। एंट्री क्या होगी? पहली पहली तो आपने मशीन खरीदी थी, तो एंट्री क्या लिखोगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर। फिर आप क्या करोगे? फिर आप वेंडर को करोगे डेबिट डेबिट। और डिस्काउंट को भी डिस्काउंट करोगे डेबिट। डेबिट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। और डिबेंचर्स नीचे किसको लगाओगे? डिवेंचर्स को। अब आप एक चीज ध्यान डिबेंचर्स रखो, डिवेंचर तो आपका 100 रुपए का है। अब आप बोलोगे जी नहीं वो सर। तो 90 रुपए का हो गया, नहीं नहीं वो 100 रुपए का है। 10 रुपए सर ये उसमें शेयर, क्या है? डिस्काउंट है। सर जो डिबेंचर है ये शेयर कैपिटल है मतलब। हाँ जहाँ शेयर कैपिटल लिखते थे वहां ये शेयर, ये शेयर कैपिटल नहीं है, उसकी जगह शेयर कैपिटल लिख रहे हैं हम, जी सर मतलब वही ठीक है। उसकी जगह वहां शेयर कैपिटल लिख रहे होते थे, यहाँ क्या लिख रहे हैं? डिबेंचर। डिवेंचर। कितने डिवेंचर हैं ये? 1500, 1500 ठीक है। अगर मैं 1500 को मल्टीप्लाई करूँ, ये 1,50,000 देगा और यहाँ पे कितना देगा? 15 देगा, दोनों साइड मैच हो गई। जी सर। जी क्वेश्चन सर। खत्म, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और आता है जो कैसा आएगा इस तरीके से, वो लिखेगा आपको कि एक मशीन खरीदी है उसने और ₹1,50,000। फिर क्या लिखेगा? पेमेंट टू बी मेड एज फॉलोज, ऐसे करनी है पेमेंट। 20% कैश, या इसकी जगह क्या लिख देगा? बैंक, या इसकी जगह लिख देगा चेक, या इसकी जगह लिख देगा प्रो नोट, ठीक है। इसकी जगह लिख देगा आपको बिल्स, कुछ भी लिख सकता है। बस आपको पता करना है कि आपने क्या लिख, क्या वर्ड यूज करना है, ठीक है। बिल्स या जी सर। फिर आपकी जगह लिखा ड्राफ्ट। तो जब जब वो ड्राफ्ट वर्ड यूज करेगा, ड्राफ्ट बैंक चेक और ड्राफ्ट करेगा, तो आपके एंट्री में बैंक आएगा। कौन आएगा? बैंक। बैंक आएगा, ठीक है। और जब जब वो बिल और प्रोनोट करेगा तो आप बिल्स पेपर डाल देना, बस सीधा। प्रोनोट के चक्कर में मत रहना, प्रोनोट पूछेगा नहीं, तो बिल्स पेपर डाल देना, ठीक है। जी सर। वरना आप यहाँ पे प्रोमिसी नोट बना सकते हो, प्रोमिसी नोट लिख देना, इसको इसकी जगह प्रोमिसी नोट लिख देना, ठीक है। अच्छा जी ये सर। चीज है, कुछ भी दे सकता है, कैश बैंक चेक कुछ भी। चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे उसने हमको लिख के दिया ड्राफ्ट। मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा फिर बता दूंगा। यहाँ उसने लिख दिया जी बैंक ड्राफ्ट देना है, ठीक है। और फिर बैलेंस कैसे पे करना है? बैलेंस बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट 20% प्रीमियम। बाकी आपने डिवेंचर इश्यू करना है 20% के प्रीमियम पे। तो सबसे पहला काम आप देखो कि आपको कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ वैल्यू ऑफ डिवेंचर। तो वैल्यू ऑफ डिवेंचर क्या बनेगी? 100 रुपए का डिवेंचर है, 20% का प्रीमियम है, कितना हो जाएगा? 120। जी सर। कुछ ना समझ में आया, डिवेंचर को 100 रुपए का मान लेना, ठीक है। जी सर। अच्छा अब पेमेंट कितनी करनी है तुमने? सर पेमेंट 15 लाख। नहीं, 1,50,000। 1,50,000 रुपए में से 20% तो तुम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दोगे ना, जी सर। तो वो पैसा हटाओ। तो एक 20। 1,50,000 रुपए में से 30,000 रुपए तुमको हटाने पड़ेंगे, वो ड्राफ्ट में चले गए। तुमने पेमेंट एक कितने की 20। करनी है असल में? 1,20,000 की। 20 है। किसमें? डिवेंचर्स में। तो अब बताओ
नंबर ऑफ डिवेंचर क्या होगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 120, कितने डिवेंचर आ जाएंगे ये? 1,000। 1200। हाँ, 1000 जी 1000। सर। एक मिनट ना, चलो अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी? इसकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से होंगी। पहले आपने जो खरीदा पहले तो वो लगाओ। आपने मशीन खरीदी, किससे खरीदी? टू वेंडर्स कितने की मशीन खरीदी? 1.5 लाख। 1 लाख। अब आप वेंडर का पेमेंट करोगे। वेंडर का पेमेंट करने के लिए आपको पता चल रहा है कि इसमें से कुछ तो मुझे ड्राफ्ट में देना है, तो बैंक ड्राफ्ट तो बैंक से जाएगा ना। जी सर। फिर आपने कुछ डिवेंचर इशू करने, और जो डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं वो प्रीमियम पे किए जा रहे हैं। आपने देने कितने? 1,50,000। उसका 20% आपने कैसे देना है? बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, यानी कि 30,000। और आपका डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। प्रीमियम कितने का हो रहा है? 20 रुपए का। 20 रुपए का क्यों हो रहा है? 20%। जी सर। ठीक है। और डिवेंचर कितने निकाले आपने? 1,000। कहाँ निकाले? ये रहे। ठीक है। 1,000 इंटू 100 कितना आता है? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। और 1,000 इंटू 20 कितना आता है? 20,000। जी सर। दोनों साइड मैच, क्वेश्चन खत्म। जी सर। जी ठीक सर। है जी। जी भैया। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में कल करूंगा। मुझे न्यूमेरिकल की जरूरत है, तो फिर मैं न्यूमेरिकल थोड़े कल लेके आऊंगा, तब हम इसमें आगे क्लास करेंगे। सर जी एक बार वो गुड